जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो ये बात तो हम समझते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का सपोर्टर है, दिस इज द रीजन ऑक्सीजन यहां पर है। लेकिन ये कार्बन कहां से आ गया बच्चों? तो जो पेज था ना उसमें कार्बन प्रेजेंट था, तब तो ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर हम बात करें हम अपनी, तो बच्चों मेरे शरीर में भी अप्रोक्स 20% कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है? तो बच्चे पेज में भी कार्बन प्रेजेंट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि मैं, मेरे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। जमीन की बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। बच्चों हम जो खाना खाते हैं उस खाना को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, C6H12O6। हर जगह तुम देख रहे हो कार्बन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंस है। लीजिए एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं, CH3COOH, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह तुमको दिख रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कार्बन। तो कार्बन इतना ज्यादा प्रेजेंस इसका होने के कारण इसको एक अलग ब्रांच दे दिया गया केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो जो भी चीजें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ाई करते हैं या फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 10th में जो ये चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। कार्बन जहां भी है, कार्बन के कंपाउंड जहां भी है, वहां पे अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो उस केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों खास बात यह है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि केमिस्ट्री 3 तरह का हो जाएगा आपको क्लास 11th में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब न्यूमेरिकल्स आता है, वहां पे बच्चों काइंडली टर्न ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक स्टूडेंट। बच्चों तो जहां कहीं भी बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे, हम भूल भी गए, बताइए क्या बात हो रहा था? सर 3 टाइप का केमिस्ट्री होता है। हाँ लेट्स कम बैक, 11th में वापस आते हैं। तो केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जहां पे मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां भी मैथमेटिक्स थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। जहां सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में याद करने वाली बातें होंगी, वहां पे हम लोग उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और जहां पे कार्बन और कंपाउंड्स की बात होगी और समझने वाला बात ज्यादा यहाँ होगा, कॉन्सेप्चुअल बातें ज्यादा होगी, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। आप सभी अपने सामने अपना बुक जरूर रखिए, उसी से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वही सारी चीजें हैं जो हम बोलेंगे आपके बुक के सामने आपको क्लियरली विजिबल है। सबसे पहले कार्बन अबेंडेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर हम लकड़ी की बात करें, बोर्ड की बात करें, तो हर जगह कार्बन है। ये सभी बातें डिस्कस हो गई। कार्बन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कार्बन हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। आपको पता भी है कि कार्बन क्यों कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में मैंने बताया है लास्ट में कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। बच्चों आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम किसी और एटम को दे देता है, उस कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? एग्जांपल में थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पिछले चैप्टर का। Na की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 281। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 17, मतलब 17 प्रोटॉन भी है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 288। अब बच्चे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये एक लूज कर दे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका 8 हो जाए। और इसको अगर सॉरी यहाँ पे 7 होना चाहिए था, अगर यहाँ पे मिल जाए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बात बन जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है तो 28, ये स्टेबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 288। अब देखो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, दोनों हंसी खुशी एक साथ रहेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा NaCl। अब इसमें क्या हुआ बच्चों? आयंस के शेयरिंग हुआ। कैटायन और एनायन होता है, 2 तरह के आयंस होते हैं।
पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। तो तुम देख रहे हो बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, बस इतना ही खेल होगा, इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कार्बन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। इसको अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को भरने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये दोनों में से कोई काम नहीं करता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया। अब वो समय आ गया है कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ये न देगा न लेगा। इट इज बिकॉज बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन को देना और लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने के कारण ये इसको एक रास्ता मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग करने का। अब ये शेयरिंग कैसे करता है इसको हम लोग समझते हैं, ये शेयरिंग कैसे होती है। बच्चों ये कार्बन है मेरे पास, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते। शेयरिंग कैसे होगी बच्चों? शेयरिंग होने का तरीका ये होगा कि अगर सपोज इसके बगल में एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है, सॉरी 1 है, ठीक है। अब बच्चों स्टेबल होने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बात बन जाए। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है कार्बन से, वंस अगेन एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे, सपोज ये भी इससे ले लेता है, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन से ले लेगा, ये भी हाइड्रोजन है, एक कार्बन से ले लेगा। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चे कार्बन ने तो सबको दिया, लेकिन कार्बन बेवकूफ थोड़ी है, कार्बन भी लेगा, कार्बन भी सभी से लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन और ये अपने ऑर्बिट को फुलफिल कर देगा। तो अब देखो ये ऑर्बिट जो तुमको दिख रहा है सर्कल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बच्चे 2 8 जब हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा, तो CH4 एक कंपाउंड बनेगा जो कि स्टेबल है। अब यहां पे तुमको दिख रहा होगा कि कार्बन लेन देन कर रहा है, कैसे? खुद भी दे रहा है और दूसरे से भी ले रहा है, ठीक है ना। तो ठीक ये वही एग्जांपल हो गया जो तुम्हारे लंच के समय होता है, बार बार हम इस एग्जांपल को लेते हैं। तुम्हारे लंच के दौरान सपोज तुम्हारा लंच ब्रेक हो रहा है और लंच ब्रेक के दौरान सपोज भाग्यश्री लंच लाई है रोटी और पनीर बटर मसाला, ठीक है, और एक इसकी फ्रेंड है, मान लो साक्षी एक इसकी फ्रेंड है। अब दोनों साथ में बैठी हुई, अब साक्षी क्या लाई है? रोटी और भुजिया, उसमें रोटी ज्यादा है सपोज और इसके पास पनीर बटर मसाला ज्यादा है। तो अब साक्षी का मन करेगा कि थोड़ा सा अगर पनीर बटर मसाला साक्षी को मिल जाता तो उसको भी मजा आ जाता। तो ज्यादा भाग्यश्री के पास ज्यादा बटर मसाला होने के कारण उसने क्या किया, अपना बटर मसाला थोड़ा सा साक्षी को दिया, साक्षी ने अपना रोटी भाग्यश्री को दिया। तो दोनों बच्चों के बीच में शेयरिंग हुई, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं हम लड़कों में क्या होता है। चलो तो सपोज कि एक बच्चा है और ये बच्चा है, आई थिंक एक बच्चा हो जाता है प्रिंस की बात, प्रत्यूष की बात कर लेते हैं। प्रत्यूष है मेरे पास और सपोज अंकित है, प्रत्यूष है और अंकित है। अब क्या हुआ, प्रत्यूष भी लंच लेके आया है, अंकित भी लंच लेके आया है, ठीक है। प्रत्यूष पनीर बटर मसाला रोटी लेके आया है और एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सपोज घर में रोटी बना था, रोटी ही ले आया क्योंकि उसका फ्रेंड हो सकता है कोई लेके आएगा तो उससे शेयरिंग हो जाएगी। प्रत्यूष ने अपना बटर मसाला इसको दिया, पनीर बटर मसाला अंकित को दिया। अब बस दिया और उसने अंकित ने ले लिया। इस तरह का जो शेयरिंग होगा, इस तरह का जो लेन देन होगा, इसमें क्या हुआ, एक तरफ से ही दिया गया, दूसरी तरफ से कुछ दिया नहीं गया है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो प्रत्यूष और अंकित में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। कारण ये है बच्चों कि यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, देना संभव नहीं है ना लेना संभव है, एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है, देने में भी लेने में भी। 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी मुश्किल है और लेना भी बहुत मुश्किल है। दिस इज द रीजन बच्चों कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है।
आई होप यहां तक तुमको दिक्कत होगा, सॉरी दिक्कत नहीं होगा, रिवाइज हो गया होगा सारा पुराना बात, है ना। आई थिंक सारी बातें रिवाइज हो गई है जो भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आपके बुक में सबसे पहली बात जो दी हुई है कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव फर्दर, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे आपके बुक में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझेंगे बच्चों। अगला लिखा हुआ है बच्चों, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कंपाउंड्स के बारे में कि ये कंपाउंड्स कैसे बनाएगा। ठीक है, देखो बच्चे, जीवन में कभी भी किसी के बारे में जानना है तो पहले उसकी प्रॉपर्टी, गुण और अवगुण को जानते हैं, फिर वो किससे कैसे रिएक्ट करेगा धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है। ठीक है ना, कल के डेट में कोई भी जॉब करो, डिटेक्टिव बन जाओ, तो क्या होगा, होमवर्क करना होता है, लोगों के बारे में जानना होता है। तो पहले हम लोग कार्बन के बारे में जान ले रहे हैं कि कार्बन किस किस तरीके से अपना प्रॉपर्टी दिखाता है, गुण अवगुण शो करता है। तो कार्बन के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जानी, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहली बात जो हम लोगों ने जानी कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज forms covalent bonds। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे अभी कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रा शब्द का मतलब होता है चार, है ना। मैंने बताया था मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो चार हो गया, टेट्रा मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 दो ऑक्सीजन हो गए, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 10, डेका मतलब मिस्टेक हो गया ना, डेका मतलब 10 और अनडेक मतलब 11, दो डेक मतलब 12। ऐसे कर करके हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब चार, टेट्रा मतलब चार, क्या चार, वैलेंट। तो समझो इसको, कार्बन को टेट्रावेलेंट क्यों कहा गया। कार्बन को टेट्रावेलेंट कहने का कारण यह है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 और 4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। तो बच्चे, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, ये चार अलग अलग एटम्स से कंबाइन कर सकता है। ठीक है ना, चार अलग अलग एटम से, हाइड्रोजन के ही एटम है तो हाइड्रोजन के ही चार अलग अलग एटम से ये कंबाइन कर सकता है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट कहा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कार्बन को टेट्रावेलेंट, व्हाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। Carbon is called tetravalent because it can combine with 4 different atoms। चार अलग अलग एटम से ये बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसको हम लोग टेट्रावेलेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप टेट्रावेलेंट शब्द का मतलब समझ में आया होगा। चार बॉन्ड बना सकता है ये अलग अलग एटम्स के साथ, दिस इज द रीजन इसको हम लोग कहते हैं टेट्रावेलेंट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, यहां से भी ये ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, और ये स्टेबल हो सकता है, जैसे कि CH4 में मैंने अभी जस्ट बताया आप सभी। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है वो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। Carbon has the property of catenation। Property of catenation। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। याद रखना, ये सब क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट, पूछा गया हम लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम लोग छोटे थे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम लोग के यहाँ होता था, तुम्हारे यहाँ तो पीरियोडिक टेस्ट होता है, हमारे यहाँ जब टेस्ट होता था तो इसमें एक क्वेश्चन था जरूर कि वाई कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावेलेंट। दूसरा, व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। सपोज कि ये मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट है तो ये बगल में अपने एक कार्बन से ज्वाइन कर सकता है।
चार अलग अलग एटम कार्बन के ही एटम से ज्वाइन कर सकता है। टेट्रावेलेंट हो गया, टेट्रावेलेंट चार बॉन्ड्स, चार के कारण, चार अलग अलग एटम से जुड़ने के कारण इसको टेट्रावेलेंट कह रहे हैं। कैटिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद कार्बन है और कार्बन से ही जुड़ रहा है। The self-linking property of carbon, the self-linking property of carbon is called catenation. I hope यहां तक आपको क्लियर होगा। इन केस यहां पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। चलिए आगे मूव करते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने, अपने सामने बुक जरूर रखिए, आप बुक और कॉपी भी रखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड प्रॉपर्टी, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हो जाता है कि कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी दिखाता है। ठीक है, तो ये तीन मेन प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है इसमें। इसके बाद हम लोग जानेंगे अबाउट द अकरेंस ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम ऑकर कैसे करता है। ठीक है बच्चों, कार्बन एटम ऑकर करने का तरीका होता है, जैसे मेटलर्जी चैप्टर में आपको पढ़ना होगा दैट मेटल्स या फिर जो भी अदर सब्सटेंस है दुनिया में, वो या तो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं या तो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम चीजें कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन बच्चों, कार्बन के साथ खास बात यह है कि कार्बन फ्रीली भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कोयला का, कोयला का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा जिसमें 90-95% कार्बन प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसमें कार्बन जो है वो फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि इन्वायरमेंट में अगर हम अपने यहाँ पे ऑब्जर्व करें चीजों को, तो यहाँ पे कार्बन कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। कार्बन जहां भी रॉ है, अकेले है बच्चों, अकेले है, तो वहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि कार्बन फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फ्रीली, फ्री है, अकेले है। लेकिन कार्बन जब भी तुमको मिलेगा कंबाइंड फॉर्म में, मतलब किसी से रिएक्ट किए हुए मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कंबाइंड फॉर्म। जैसा कि अभी मैंने बताया CH4, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड फॉर्म। ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिला हुआ है कंबाइंड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। ठीक है, C3CH3COOH, कार्बन यहां भी कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इन सभी में तुम देख रहे हो बच्चों कि कार्बन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है ना, जबकि बहुत सारी जगहों पे, कोयला सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, कार्बन फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। हीरा, डायमंड में सिर्फ और सिर्फ तुमको कार्बन ही मिलेगा, तो वो भी एक तरह का फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है वो। ठीक है ना बच्चों, तो जब भी कार्बन अकेले दिखे तुमको, सिर्फ कार्बन दिखे, तो कार्बन फ्री है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उसके साथ कोई और एलिमेंट तुमको दिखे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन वहां पे कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बन दो तरीके से ऑकर कर रहा है। पहले फ्रीली ऑकर कर रहा है, लिखेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन ऑकर कैसे करता है, तो पहले इट फ्रीली ऑकर करता है। दूसरा बच्चों कंबाइंड फॉर्म में ऑकर करता है, कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा और कंबाइंड फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने जाना कार्बन के बारे में, कि कार्बन प्रॉपर्टी जाना, उसके बाद अकरेंस जाना। इसके बाद हमको एलोट्रॉप्स के बारे में जाना कि एलोट्रॉप्स क्या होता है बच्चों। अगर हम बात करें कार्बन के एलोट्रॉप्स का, एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बने हुए होते हैं सेम चीजों से बच्चों, उनका स्टेट भी सेम होता है। स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे, और लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट अलग हो जाती है, बहुत तरीके से अलग हो जाती हैं। उनको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि समझो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हमको जानना है, जो तीनों चीजें कार्बन से बनके मिलके बनी है, लेकिन तीनों का प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम अलग हो जाए। ठीक है, चलो जानते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डायमंड की बात करेंगे। डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का। दूसरा एलोट्रॉप हो जाता है ग्रेफाइट, और तीसरा हो जाता है बकमिंस्टर फ्लेरेंस, C60। 3 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। अब 2 एलोट्रॉप्स सदियों से लोग जान रहे हैं कि ये एलोट्रॉप कौन है,
डायमंड और ग्रेफाइट सदियों से लोग जान रहे हैं कि ये कार्बन का एलोट्रॉप। और C60 यानी बकमिंस्टर फ्लोरेंस की बात करें तो ये रिसेंट में डिस्कवर किया गया है। वन बाय वन सब के बारे में डिटेल में जाने। बच्चों डायमंड की अगर हम लोग बात करें तो डायमंड, आप मेटल्स और नॉन मेटल जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो नॉन मेटल्स के बारे में मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन था, डायमंड विच इज एन एक्सेप्शन। डायमंड एक एक्सेप्शन था जहां पे डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। कारण क्या है कि ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस? कार्बन का अरेंजमेंट, इस तरीके से कार्बन अरेंज है कि बच्चों कार्बन बहुत ज्यादा डेंस हो गया है। अब एक चैप्टर में भी फिजिक्स में मैंने बताया था कि सबसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, तो इट इज डायमंड। तो ऑप्टिकली डेंसर है, डेंसर होने के कारण ये हैवी भी हो जाता है ना। तो हैवी, काफी हैवी होता है डायमंड। तो पहली बात हम लोगों ने जानी कि नॉन मेटल से नॉन मेटल, देखो साइंस कंप्लीटली रिलेटेड, तीनों सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग डायमंड की बात कर रहे थे और डायमंड में डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। दूसरी बात, आगे बात बढ़ते हैं, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। वैसे भी अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वहां पे एक एक्सेप्शन था ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता है, या फिर नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक दो इलेक्ट्रॉन हिलेगा डुलेगा फ्लो करेगा तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन डायमंड में कार्बन इस तरीके से अरेंज है, अभी जस्ट थोड़ी देर में हम उसका अरेंजमेंट भी बताएंगे बच्चों, या फिर बुक अगर आपके सामने ओपन है तो उसमें उसका अरेंजमेंट देखो। बच्चे एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन से कंबाइंड, एक भी कार्बन फ्री नहीं है, और एक भी कार्बन फ्री नहीं है साथ ही में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री, देखो मैंने क्या बताया, कार्बन टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट होने के कारण ये 4 अलग अलग कार्बन से मिल सकता है, 4 अलग अलग कार्बन से मिल सकता है, तो बच्चों इसको हम लोग टेट्रावेलेंट कहते हैं। तो जब ये 4 अलग अलग एटम से मिल जाएगा, ये एक कार्बन 4 अलग अलग एटम से मिल जाएगा, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है बच्चा, तो देखो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया। अब देखो इस कार्बन एटम की जब हम बात करते हैं तो क्या इसका एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री है? देखो ये भी इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया, 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 सब का सब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन सारा का सारा अटैच हो गया दूसरे कार्बन। क्यों? क्योंकि ये टेट्रावेलेंट। तो बच्चों टेट्रावेलेंट होने के कारण सबसे अटैच हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा। जब भी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? तो डायमंड इसी कारण इट इज नोन एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड के बारे में हम लोगों ने पहली बात जानी कि ये सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, ये हैवी है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें तो इसके अरेंजमेंट में, ग्रेफाइट के अरेंजमेंट में, एक कार्बन एटम, कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बिजी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बिजी हो गया। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में तुमको ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री दिखेगा, फ्री रहेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अंकित ने एक्चुअली ये मेरे से पूछा था कि व्हाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना एक्सेप्शन में कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, यहाँ पे हर एक स्टेप पे तुमको एक्सेप्शन मिलेगा, जब भी मैं कोई बात कह दूंगा तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा। तो अंकित का सवाल था कि सर आप बताइए, ग्रेफाइट के बारे में आपने बताया दैट ग्रेफाइट however non metals are bad conductor of electricity but graphite conducts electricity। आपने एक्सेप्शन तो दे दिया लेकिन क्यों नहीं बताया? अब बच्चों का तो सवाल होता है क्यों, कब, क्यों, कैसे, ठीक है ना, कब, क्यों और कैसे। तो आप बताइए कैसे, कैसे ये कंडक्ट करता है। तो जब भी अब तुमसे कोई सवाल पूछेगा कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, इसके पीछे का रीजन तुम समझा सकते हो।
ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट होने के कारण एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो सकता है। डायमंड में चारों से अटैच कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं छोड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा ही नहीं तो मूव कैसे करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं मूव करेगा तो अभी जस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा कि मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से आएगा जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा। तो दिस इज द रीजन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट 3 ही कार्बन से अटैच होता है। इसीलिए बच्चों ये इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे। तुम्हारे मन में एक और सवाल आया था कि सर ये दोनों एलोट्रॉप्स हैं, ये दोनों कार्बन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप बताइए हमको कि इतना अंतर क्यों। डायमंड एकदम चमकदार होता है, उसके पास एकदम अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमक होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है उसके पास। ग्रेफाइट के साथ तो ऐसा बात नहीं है, मेरे पेंसिल में ग्रेफाइट है, वो इतना चमकता क्यों नहीं है। इसका भी आंसर है बच्चों द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है। ठीक है, अरेंजमेंट जब तुम देखोगे तो ग्रेफाइट के अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो उसका शीट बाय शीट अरेंजमेंट है। एक अगर देखो ये कार्बन जो है एक दूसरे के कार्बन से अटैच्ड है इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से नहीं, फिर भी कोशिश करो समझने का। फिर दूसरा जो कार्बन का ग्रुप है वो नीचे है, तो देखो एक के नीचे एक आ गया। फिर तीसरा जो कार्बन का ग्रुप है उसके नीचे है, तो एक के नीचे एक है। पेज बाय पेज एक तरीके से कह सकते हो, पेज बाय पेज, ठीक है ना। पेज बाय एक पेज मतलब मान लो कार्बन के ग्रुप्स का एक पेज है, फिर नीचे कार्बन का ग्रुप्स का एक पेज है, फिर नीचे कार्बन के ग्रुप्स का एक पेज है। इसीलिए जब तुम लिखते हो बच्चों, पेंसिल से जब तुम कुछ भी लिखते हो तो वो जो स्लिपरी परत है स्लिप करके पेज पे आ जाता है, स्लिपरी होता है इसका परत। ग्रेफाइट का परत स्लिपरी होता है, जबकि डायमंड हार्ड होता है, ठीक है ना। अब अगेन इसका रीजन यही है अरेंजमेंट। डायमंड का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट इसीलिए बच्चों उस तरीके से लिखता है, जब पेंसिल से तुम लिखते हो तो पेंसिल का जो परत है, ग्रेफाइट का जो स्लिपरी परत है, ऊपर का परत पेपर पे आता जाता है, ये पेपर गया, दूसरा परत नीचे आता चला गया। इस तरीके से पेंसिल वर्क करता है, ग्रेफाइट का पेंसिल वर्क करता है। आई होप यहां तक तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो जानते हैं बकमिंस्टर फ्लेरेंस के बारे में, C60 जिसको कहते हैं अगला एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बच्चों इसका अरेंजमेंट स्फेरिकल होता है, उसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को इतना ही जानना है कि C60 मतलब एक कार्बन एटम जो है वो लगभग चारों से कंबाइंड रहता है, और टोटल मिला के उसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो 60 होते हैं। अगर तुम इसका तुम खोजने का कोशिश करोगे कि सर ये दिखता कैसा है, तो ये तुमको दिखेगा नहीं जनरली, ठीक है, जनरली कॉमनली हमको मिलेगा नहीं है कहीं। इसका अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो इसका स्ट्रक्चर तुमको सिर्फ देखने को मिलेगा, कैसा होता है ये देखने को नहीं मिलेगा। हमको इस क्लास में C60 के बारे में बस इतना ही जानना है कि इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच कंस्टिट्यूट 60 कार्बन एटम्स। यहां तक हम लोगों ने जाना। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जिसको हम लोग जानते हैं। देखो ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा फास्ट हो सकता है, कवर हो जाती बातें, फास्ट कवर हो जाती। तुमको चिंता नहीं करना है, जैसा कि आई हैव प्रॉमिस कि एग्जाम से पहले आपका रिवीजन जरूर हो। बस जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, चीजों को याद करते जाइए ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। दुखी इस बात का है, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, स्कूल खुला था, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट, मेरे ऊपर प्रेशर था कि सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तो मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। बहुत सारे बच्चे पीछे बैठ के बस उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि पैरेलल कब कंबाइन हो रहा है, सीरीज कब कंबाइन हो रहा है। तो बच्चों आई एम फॉर यू, हम तुम्हारे लिए ही है। एब्सेंट किया नहीं कीजिए, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, रेगुलर रहिए बच्चों, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। टाइम पढ़ाई पे दीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, सभी को कंपटीशन बहुत ज्यादा है। खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है ना। कार्बन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बहुत परेशान किया था। However, मेरे को आई वाज लकी टू हैव गुड टीचर्स, जिसके कारण मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो गया। बट इनिशियल स्टेज में मेरे को बहुत परेशानी हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आई होप इन बातों को आप समझते होंगे, और टाइम भी हमारा ओवर हो चुका है, तो इन बातों को आप समझिए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कंप्लीटली हार्ड वर्क करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच। इन केस तुम्हारे पास कोई डाउट है तो आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क मी।
I am available every time. Aditi Arya, Aditya Verma, Payal,